क्रिकेट की कुछ बात करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा हुआ है और वो तहलका एक तो बुनियादी तौर पर यह है कि जी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसकी जो है वो न्यूजीलैंड के हवाले से न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रही इस ओडीआई और T20 सीरीज़ में भी। और फ़खर जमान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं। और पाकिस्तान का जो एशिया कप वाला सिलसिला है वो इस वक्त ज़रा एक गंभीर सूरत हाल का शिकार है। एशिया कप कहाँ होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट के कप्तान जनाब सलमान बट साहब। उनसे हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाक। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि रमजान में जो आपका टूर्नामेंट था वो कैसा रहा? हाँ, वो हम करना चाह रहे थे बात, लेकिन शेड्यूल कुछ मिल नहीं पाया। बिल्कुल। आई थिंक के ओवरवेलमिंग था, रिस्पांस बहुत शानदार था, कंडीशंस बहुत अच्छी थी, पिचेस बहुत अच्छी थी, क्वालिटी क्रिकेट हुई, क्वालिटी प्लेयर्स खेल रहे थे। पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो हर टीम में 2 मैंडेटरी थे और उससे एक्सीड का कोई नंबर लिमिटेड नहीं था। सो अ टीम हैड 9, किसी में 4 थे, किसी में 3 थे। सो वेरी गुड कंपटीशन और आई थिंक कवरेज बहुत अच्छी थी, वेदर अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्लान क्या है आगे, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इस टूर्नामेंट को? Inshallah, we are hoping to make it, a regular affair, especially in Ramadan and also, I think, couple of times in the year. हमारा बेसिकली बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है, सिर्फ T20 का फॉर्मेट ही नहीं है, उसके अंदर हम लोग वनडेज का भी प्लान कर रहे हैं और 2 डे क्रिकेट का भी प्लान कर रहे हैं, तो वो अलोंग द लाइंस वो भी होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वनडे की क्योंकि बात आपने छेड़ दी, तो वनडे का जो फॉर्मेट है वो T20 के बाद काफी चेंज हो गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मतलब बड़ा लोग जो है वो यूं कह लीजिए कि अब जरा बोर हो गए हैं उससे और अब तो ये प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भाई 25-25 ओवर की 2 इनिंग्स कर दो, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, क्योंकि एक्सेस हो गई है T20, इट्स गॉट टू अ पॉइंट जहाँ पर अब बोरिंग होती जा रही, वो भी लोगों को बोरिंग लगनी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग, क्योंकि इट इज़ हैपनिंग डे इन एंड डे आउट। कोई भी अच्छी चीज़ अगर वो एक्सेस में है तो किसी भी चीज़ से इंसान की फितरत है कि वो उससे बोर हो जाता है, उकतास आ जाता है। तो अभी तो साल में ऐसा कोई वक्त ही नहीं है जिस वक्त कोई क्रिकेट ना हो रही हो और T20 की कोई लीग ना हो रही हो। सो आई थिंक इट्स गॉट टू अ पॉइंट वेयर एज वनडे क्रिकेट जो है वो क्रिकेट उन लोगों को मतवज्जह करती है जो क्रिकेट को समझते हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समझ बूझ की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सीधा सीधा है, 20 ओवर हैं, आपने आना है, आपने हिटें मारनी है। पिचेस उसमें मोस्टली अच्छी होती हैं, 90% जो है ना वो पिचेस अच्छी होती हैं और देयर इज़ नॉट द काइंड ऑफ बैलेंस दैट यू लाइक बिटवीन बैट एंड बॉल। वो ज़्यादातर बैटिंग को फेवर करती हैं चीज़ें और रूल्स भी, और बॉलर जो है बेचारा वो तो तकरीबन पिटने के लिए ही आता है उस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन वनडे जो है ऑब्वियसली इट गिव्स अ चांस टू एवरीवन। उसमें लाइक एन ECG अप एंड डाउन मोमेंटम शिफ्ट होता रहता है और एक उसको कह लीजिए कि टेस्ट क्रिकेट के बाद वो एक ऐसा जो दरमियाना फॉर्मेट है जिसके अंदर बैट्समैन और बॉलर्स को अपनी स्किल्स को वेरिएशन के साथ दिखाने का मौका मिलता है। सो आई थिंक कि लाइफ उसमें इस वजह से कम है कि T20 एक्सेस हो गई है, और जब वो एक्सेस हो गई है और प्लेयर्स इम्यून हो गए हैं T20 के साथ, तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी स्लोली इम्यून हो जाती है। तो यही वजह है उसका थोड़ा सा फेड आउट होने की। लेकिन वो इंटरेस्ट वापस आता है जब टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हों या वर्ल्ड कप जैसे होंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्रिकेट की दुनिया में 2 बड़े मामलात हुए हैं, उन दोनों पे मैं कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो फ़खर जमान की बात कर लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं वो जी, ज़बरदस्त उनकी जो है परफॉर्मेंस रही और शुरू के 2 मैचेस में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, लगातार 3 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। फिर लेकिन आखिरी जो 3 मैचेस थे उसमें वो ज़रा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके। लेकिन फ़खर जमान के बारे में क्या कहेंगे एज अ प्लेयर? फ़खर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर। अगर हम देखें स्पेशली ODI फॉर्मेट के अंदर ही इज़ बीन एक्सेप्शनल। बड़े 100 किए हैं, 180 किया है, 200 भी किया हुआ है और उनकी एवरेज विद हिज स्ट्राइक रेट बहुत ही आउटस्टैंडिंग एवरेज है, 40+ की उनकी एवरेज है। एंड जब वो लंबा खेलते हैं तो पाकिस्तान का मैच जीतने का चांस बढ़ जाता है। सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो ऑब्वियसली अपने साथ पाकिस्तान के चांसेस भी कैरी करता है और ही डज़ अ ट्रेमेंडस जॉब। एज़ फार एज द रैंकिंग इज़ कंसर्न्ड, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर जो है ना, आई थिंक कि इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन कि कैसी रैंकिंग है।
क्योंकि रैंकिंग का मतलब तो वर्ल्ड रैंकिंग होता है। और आप प्लेयर ऑफ द मंथ हुए हैं कि जब पूरी दुनिया के प्लेयर जो हैं वो IPL खेल रहे हैं और 2 टीमें या 3-4 टीमें अपनी क्रिकेट खेल रही हैं। तो जब सारे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे तो जो कोई खेल रहे हैं 4-5 उन्हीं में से कोई प्लेयर ऑफ द मंथ होगा। सो आई डोंट नो व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ दीज रैंकिंग्स। बहरहाल ये अच्छी हो या बुरी हो, दैट डज नॉट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है कि टीम की परफॉर्मेंस में एक प्लेयर की क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के जीतने में, और वो फ़ख्र की बेशुमार है एंड आई लाइक हिम फॉर दैट रीज़न। और जो 2-3 मैचेस उनके ऊपर नीचे वो स्कोर नहीं कर सके, वो इशू को फोर्स करने की कोशिश की है। बेसिकली पिंडी से जब शिफ्ट हुए हैं कराची में, एंड दैट इज़ वेयर हिज 3 इनिंग्स वर नॉट एज गुड। वो तीनों एक ही तरह के शॉट्स थे और प्रोबेबली बॉल उतना तेज़ बैट पे नहीं आ रहा था जितना अच्छा पिंडी में आता है। सो आई थिंक थोड़ा सा वो अपने आप को टाइम देते एडजस्टमेंट का तो शायद वो उसमें बेहतर कर सकते थे। लेकिन वो एक फ्लो के अंदर कह लीजिए कि वो लगती आ रही थी। 3 मैचों में 3 सेंचुरियां हुई थी तो उन्होंने बैक किया अपने इंस्टिंक्ट को। सही है, ठीक है। और डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद द ओपनर्स, आज के जो ओपनर्स हैं उनके साथ अगर आप अपना मुआवजा करें? क्योंकि वो जो मवाजना आपका होता था वो तो सईद अनवर और आमिर सोहेल वाली कैटेगरी में होता था, लेकिन आज जैसे फ़खर ज़मान है उनसे कैसे मवाजना किया जाएगा आपका? I think it's a very good question because it's actually giving me a chance to, you know, in my answer कि सुनने वालों को, ऑडियंस को ये पता चले कि comparisons में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि उस वक्त के रूल्स और थे, उस वक्त की माइंडसेट क्रिकेट खेलने की और थी, उस वक्त की अप्रोच बैटिंग की डिफरेंट थी। टीम का कह लीजिए कि टीम में जो मेरा रोल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। सो फ़ख्र अनलाइक मी इज़ समबडी कि जिसको आप इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए भेज दें कि भाई जल्दी से ऊपर से तेज़ स्टार्ट दे दो। तो उस रोल में मेरे साथ तो शायद अफरीदी होते थे या इमरान नज़ीर होते थे। तो मेरा जो रोल था वो पूरे ओवर्स को ऑक्यूपाई करने का था, एक एंकर का था, और सामने से रन्स बनते थे। और एज अ रिजल्ट वी वर टेक्निकली बेटर ऑफ क्योंकि हमने स्टे करना होता था। फ़ख्र ऑन द अदर साइड एक ऐसा प्लेयर है जो फार मोर रिस्की क्रिकेट खेलता है और उसकी क्रिकेट में रिस्क का आंसर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब 2 नए बॉल्स हैं, वो बॉल पुराने होते नहीं हैं, वो हर ओवर के बाद अंपायर अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो बॉल रिवर्स भी उतना नहीं होता, सॉफ्ट भी नहीं होता, डिसकलर भी नहीं होता। और पहले होता था कि 15 ओवर्स के बाद फील्ड खुली है, 4 बंदे दायरे में हैं, बाकी सब बाहर हैं। अब 5 बंदे दायरे में हैं, जिसका मतलब है कि बाहर की जो इनर रिंग के अलावा जो बड़ा बाउंड्री है उसके प्रोटेक्शन सिर्फ 4 लोग कर रहे हैं टिल द 40th ओवर, विच गिव्स अ लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस। तो जो फ्री हिट भी नहीं होती थी पहले। सो ये रूल्स का चेंज, अप्रोच का चेंज, बॉल्स का 2 होना, कोई कंपैरिजन ड्रॉ करने वाला कह लीजिए कि कोई चांस रहता ही नहीं है उस दौर के प्लेयर का और अब के दौर के प्लेयर का। ये आज बहुत कमाल कर रहे हैं। हमें जो रोल अपने टाइम पे मिला था हम कोशिश करते थे कि उसमें अच्छा कर लें, लेकिन इन लड़कों से डिमांड और है, इनके टाइम के रूल्स और हैं, एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद अ डिफरेंट माइंडसेट। सो आई थिंक कि कंपैरिजन हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए। मे बी अगर इनको भी वही सेट ऑफ रूल्स मिलता, वही जिम्मेदारी मिलती, तो शायद ये वो भी बहुत अच्छा कर लेते। लेकिन इनकी लिए जो है अप्रोच डिफरेंट है टुवर्ड्स बैटिंग, उस वक्त के प्लेयर्स के लिए चैलेंजेस डिफरेंट थे। लेकिन आप अगर हम बात करें तो आपका हाई स्कोर भी गालिबन 130-135 के करीब था वनडेज में, तो आपकी इनिंग्स भी जानदार ही होती थी, ऐसे कोई हल्का तो नहीं ले सकता आपको भी? देखिए वो ठीक है बात। ऑब्वियसली मुझे याद है कि मैं थोड़ा टाइम पाकिस्तान में रहा हूँ उसमें 300 प्लस की काफ़ी चेसेस की हैं। प्रॉबली उस वक्त 300 एक विनिंग स्कोर होता था। जब एक टीम 300 प्लस कर लेती थी तो बड़े कम चांसेस होते थे उसके मैच हारने का, बट डिस्पाइट दैट हमने वो काफ़ी दफ़ा चेस किया। बट चीज़ें ज़रूर चेंज हुई हैं। प्लेयर्स स्पेशली बैटिंग के लिए चीज़ें बहुत आसान हुई हैं पहले से, और उसका एडवांटेज डेफिनेटली बैटर्स को है, बॉलर्स को डिसएडवांटेज है। सो कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ नहीं होता। सही है, ठीक है। अच्छा, एक जो खबर है वो सामने आ रही है कि एशिया कप अब पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसकी बातें चल रही हैं, प्रपोजल हमने दे दिया है कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाओ। नजम सेठी साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में करवा लो। हाँ, श्रीलंका कहता है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। और अब आपका इस पे वैसे क्या ख्याल है, मतलब इसका हल क्या होगा, ये जो एशिया कप की कंट्रोवर्सी चल रही है? देखिए ये दुनिया की रीति है, जो पावरफुल है इकोनॉमिकली और जिसके पास कह लीजिए कि वसाइल हैं, वो अपनी बात मनवा लेता है। वो प्रेस डाउन करता है और जब करता है तो अपनी बात मनवा लेता है। और प्रिंसिपल स्टांस पे बड़े कम दुनिया में फैसले होते हैं। फोरम्स बड़े हैं दुनिया में, बड़े बड़े फोरम्स हैं, इंसाफ के नाम पे, इक्वलिटी के नाम पे बने हुए, बड़ा कुछ है।
लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए होता वही है कि जो पावर वाली साइड होती है वो चीज़ों को अपनी तरफ ड्रैग कर लेती है। और यहाँ पे फाइनेंसेस जो हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जितने इंडिया से रेवेन्यू आता है उतना कहीं से भी नहीं आता, और वो जो फिर बात करते हैं वो वेट कैरी करती है। चाहे ये नहीं मैं कह रहा ठीक होती है, बिल्कुल पाकिस्तान का एशिया कप है और पाकिस्तान का ही बनता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल जो स्टैंस होता है ना उसके ऊपर फैसले नहीं होते। फैसले किस बात पे होते हैं, जहाँ वेटेज होती है उस तरफ हो जाते हैं। सो अगर ये एशिया कप शिफ्ट हो जाए तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो अगर एशिया कप शिफ्ट हो पाकिस्तान से और पाकिस्तान को कहीं बाहर जाकर खेलना पड़ता है तो क्या फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत जाकर खेलना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को ना पहले तो इंटरनली फैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमने प्रिंसिपल स्टैंडिंग लेनी है तो हाउ मच हिट कैन वी टेक, और कैन वी टेक अ हिट, ये भी एक बात है। और अगर नहीं तो पाकिस्तान को नारे लगवाने वाले वो जलसों वाले अनाउंसमेंटें नहीं करनी चाहिए, वो करना चाहिए जहाँ पे सेंस प्रिवेल करे, जहाँ पे क्रिकेट और क्रिकेटर्स का फायदा हो। हाँ और अगर हम नहीं गए तो नुकसान उसमें हमारा भी हो सकता है। भारत वर्ल्ड कप हो रहा है, हम वर्ल्ड कप से नहीं खेलेंगे भारत जाके तो मतलब नुकसान तो हमारा भी होगा। Obviously, you don't want to be isolated in a very small cricket world, और उनके लिए क्योंकि सारी लीग्स को ओन कर रहे हैं, सारी क्रिकेट का रेवेन्यू मोस्टली वहाँ से है। सो व्हेन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टैंड देन आपको अपनी लिमिटेशंस का या अपने स्टांस का फिर अश्योरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप जो है ना जो शीली बातें कर दें कि जी पब्लिक जो सुनना चाह रही है, क्योंकि प्रोफेशनल ओपिनियंस शुड मैटर नॉट पब्लिक ओपिनियंस। अब इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम है, बाबर आजम कैप्टन है, जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? वर्ल्ड कप के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा है? देखिए ये डिसेंट कॉम्बिनेशन है। आई वुड नॉट से इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट आउटफिट। लड़के अगर अपनी पोटेंशियल पे खेलें तो दे कैन बी अ थ्रेट टू एनी टीम इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका को तो साउथ अफ्रीका में हरा के आई है हमारी टीम। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम ये, लोग कहते हैं पूरी टीम नहीं आती, लेकिन आई थिंक कि अगर पूरी टीम भी खेलेगी, अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले अपनी पोटेंशियल पे, दे कैन स्टिल बी अ थ्रेट टू एनी टीम इन द वर्ल्ड। बाबर की कैप्टनसी, येस इट इज़ इम्प्रूविंग अलॉन्ग द वे, नॉट अ नेचुरल बॉर्न लीडर तो नहीं आप उसको कह सकते, बट व्हाट डू वी हैव, और है क्या हमारे पास? एक रिजवान है इनमें से जिनका सबसे ज़्यादा लीडरशिप का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में या मुल्तान सुल्तान में, या अगर आप देखते हैं बॉडी लैंग्वेज को वाइल लीडिंग अ टीम, या अगर आप देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी के साथ कौन करता है, तो ही इज़ एन अदर नेम। उसके अलावा जो आपके पास प्लेइंग टीम है, ठीक है सारे अपने अपनी PSL की टीमों के कप्तान होंगे, लेकिन टैक्टिकली आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि बाहर कोई आपने धोनी बाहर बैठा हुआ और उसको कप्तान नहीं बना रहे, या फ्लेमिंग बाहर बैठा हुआ है तो उसको कप्तान नहीं बना रहे, या कोई इयन चैपल बाहर है या कोई इमरान खान बाहर है। दिस इज़ व्हाट यू हैव एक्चुअली। तो यहाँ पर जो कैप्टनसी को लेकर जो बहस है ना, वो मोस्टली एजेंडा ड्रिवन है, और उसके पीछे मोटिव ये है कि कोई समझता है कि किसी और को होना चाहिए, कोई समझता है किसी और को होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के बारे में लोग ये बात कहते हैं वो तो उनकी तो टीम में जगह नहीं बनती, यानी टीम में आने के लिए तो आपको बहुत सारी परफॉर्मेंस चाहिए जो उन नामों के साथ है ही नहीं करंटली। तो आई थिंक कि बहस, और इस टाइम अराउंड द वर्ल्ड कप ये बहस का छिड़ जाना कि कैप्टनसी किसकी होगी, जब आप ऐसी बहस छेड़ते हैं तो नेचुरली 3 से 4 कंटेंडर्स जब ये सोचना शुरू करते हैं, फिर उनकी एक अपनी अपनी फॉर्मेशन होती है करीब के प्लेयर्स की, एंड देन इट ऑल गेट्स वेरी मेस्ड अप। सो मेरा ख्याल है कि ये आइडियल टाइम नहीं है। इवन इफ़ यू थिंक कि आपको लगता है कि बाबर से बेहतर कोई चॉइस है, तो वेट सम टाइम एंड देन गो हेड आफ्टर द वर्ल्ड कप, या फिर पहले चले जाना था अगर आपको इतना। अच्छा, इसमें तो फिर नजम सेठी साहब का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को लेकर चलते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए जी, मैं आई डू नॉट वांट टू से मच अबाउट इट, लेकिन अगर आप आते ही आउट ऑफ अ ब्लू शान को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो मतलब ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज़ द लीडरशिप रिकॉर्ड दैट ही कैरीज, या फिर व्हाट परफॉर्मेंस डिड ही कैरी टू बी फोर्स्ड इनटू प्लेस ऑफ इमामुल हक। आई लाइक शान, बड़ा अच्छा प्लेयर है, मैं तो उसके लिए टेलीविजन पे बोलता रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप से पहले जितना मैंने कहा है। बट व्हेन यू टॉक ऑफ अ वनडे टीम, तो
तो जो फ़खर और इमाम का रिकॉर्ड और जिस तरह के वो रन्स कह रहे हैं, हाँ, किस तरह आप किसी को फोर्स कर सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर? और जब आप इस तरह की फोर्स एडिशंस करते हैं तो उससे इम्पैक्ट बाकी टीम के ऊपर अच्छा नहीं जाता, और प्लेयर्स के दरमियान वो जो फोर्स्ड एंट्री होती है उसकी रिस्पेक्ट लूज होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं टीम के अंदर जो कि प्लेयर्स के माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज की तरफ मैं आना चाहूंगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उमर अकमल साहब का, उन्होंने कहा कि अगर मैं सीनियर क्रिकेटर्स के राज फाश करना शुरू कर दूं तो लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? वैसे बड़ा भारी दिल के साथ फिर रहे हैं वो, इतने राज छुपा के। थोड़ा दिल को हल्का कर ही लें फिर, अगर इतनी ही बात है तो कि बहुत सारा है। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है, और बट आई डोंट नो वो किस नौयत की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर इसमें वो समझते हैं मुल्क की बेहतरी है तो ज़रूर बात करें, ज़रूर बताएं, क्यों छुपा रहे हैं किस चीज़ से। लेकिन बारह दिल बड़ा भारी आज अगर कह रही है इतने लोगों के कर रहे हैं तो फिर दिल यकीनन भारी है। अच्छा, फाइनली सलमान भट्ट साहब, अगर आप इस टीम के करता धरता हो तो आप टीम में क्या चेंजेस जो हैं वो करना पसंद करेंगे? देखिए, अगर मैं हूँ तो सबसे पहली बात है कि जो करूँगा वो फिर मैं करूँगा, और फिर मैं उसकी जिम्मेदारी भी लूँगा। आई वुड नॉट लेट एनी आउटसाइड फोर्स डिक्टेट मी कि मेरी टीम क्या होगी, मेरा स्पोर्ट्स स्टाफ क्या होगा, और मैं किस ब्रांड की क्रिकेट खेलूँगा। यहाँ पर तो लीडरशिप इन्हीं जगहों पे फैसले नज़र आते हैं ना। अगर आपका सारा कुछ इम्पोज्ड ऑन हो तो फिर आपके क्या फैसले रह गए बीच में, क्योंकि ये सारी चीज़ों की एक डायरेक्शन होती है, एंड दैट इज़ दोज लाइन्स आर ड्रॉन बाय द लीडर हिमसेल्फ। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ दोज लाइन्स तो यू शुडंट कॉल योरसेल्फ अ लीडर। इन लाइंस की बातों में सलमान भट्ट साहब आपने बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही थी उनसे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेटिंग एनालिसिस जो है वो सलमान भट्ट बड़ा जरूरी है, बड़ा ज़बरदस्त है, और फैसले लेने की पावर और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी मेरा ख्याल है बड़ा अहम है, जो कि उन्होंने कहा कि अगर ये हो